जस्ट एक मिनट बच्चे। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हेलो, यस मेरी सर, इस आवाज? पेज तक ही हुआ था। अच्छा, तो इस पेज पे इसका ओरिएंटेशन आपको सही लग रहा है इस पेज का? नो सर। ओके, जस्ट एक मिनट। इसका ओरिएंटेशन कहाँ से चेंज करें? ओह, बच्चे इसको आप जो है ना हॉरिजॉन्टल
शो हो रहा होगा, इसको आप वर्टिकल कर लो, दिखेगा ये आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं पर ये आ नहीं रहा वैसे। या तो आप अपने एनसीईआरटी पे फोकस करो, मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? मेरी नहीं आवाज सर, सुनाई दिख दे रहा है रही? सर। ओके। हाँ सर। तो हम चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है, ठीक है? फिर मैंने आपको ये बोला कि एनालॉगस ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल हैं आपके पास में, ठीक है, एनालॉगस हो चाहे वो होमोलॉगस ऑर्गन हो, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आप अपने कॉपी पे, एनसीईआरटी पे नोट डाउन कर लो, एक साइड में जो स्पेस है, या जो है क्या कहते हैं, आप क्या कर लो एक कॉपी पे लिख लो, एक पेज पे, और उस पेज को यहां पे रख दो। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस। ठीक है। तो अभी अभी जो है आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मुझे ये बताओ कि एग्जाम्पल दो एनालॉगस ऑर्गन की। नहीं पता है? एनालॉगस ऑर्गन आपके पास सामने लिखा हुआ तब भी सर आपको नहीं लिम्स, दो। Sweet ओके। एनिमल wings लिम्स। of butterfly and birds. Sweet potato and potato का जो जो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है, और कुकर बिट्स का जो ये क्या बोलते हैं, टेंड्रिल सर। वो टेंड्रिल्स भी है, वो किसका एग्जाम्पल सर है? वो तो होमोलॉगस। होमोलोगस। एग्जाम्पल है। ओके। तो यहां पे आप आओ। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि मैन जो है, मैन मेड बेसिकली बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज हैं, तो मैन जो मेड वैरायटीज हैं वो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है? एवोल्यूशन के थ्रू बेसिकली किसी स्पीसीज का बनना एक लॉन्ग प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं बनने में, ठीक है? तो इसका आंसर पूछा था मैंने। हाँ सर। हाँ तो पूछ रहा हूं ना, हाँ सर क्या बोल रहे हैं आप, बताओ। सर सर ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके जल्दी हो जाता है या प्रिपेयर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। हाँ सर। और नेचर में वो ट्रेड्स को मिला के उसको ब्लेंड करना, फिर उसको एक्सप्रेस करना, उसमें नेचर टाइम लगाता है। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एक लॉन्ग प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है? वहां पे इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि देखो, वेरिएशन तो पहले ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आ चुका होता है। वेरिएशन कैसे आता है? बाय रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, वेरिएशन तो पहले ही आ चुका होता है, यस सर। ठीक है? पर क्या जो प्रॉब्लम करता है, वो कौन सी चीज है जो प्रॉब्लम कर रही है? वो ये है कि जब तक इन्वायरमेंट में उस तरह का जो है चेंज नहीं आएगा, जिसमें से वो बेसिकली पर्टिकुलर जो वेरिएशन किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आया है उसको फेवर करे, ठीक है, उसको फेवर करे, तब तक वो बेसिकली वो जो है क्या कहते हैं, वेरिएशन डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है? वो वेरिएशन डोमिनेट नहीं करेगा, और जब वो डोमिनेट करेगा तो फिर धीरे धीरे करके जो है क्या कहते हैं, उसका चेंजेज आएगा, वो जनरेशन टू जनरेशन वही बढ़ता चला जाएगा, और जो है एक स्थिति आएगी कि वो बेसिकली पूरी की पूरी तरह एक स्पीसीज पे कन्वर्ट हो जाएगा जाके, ठीक है? एक स्पीसीज पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने बोला था डार्विन ने टू टर्म्स दिए थे, एक नेचुरल सिलेक्शन दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा कौन सा दिया था? फिटनेस ऑफ स्पीसीज, या डार्विनियन फिटनेस, या रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है? तो दो टर्म उन्होंने दिए थे। उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बेटर सर्वाइव करेगा किसी एनवायरमेंट में, दैट मीन्स कि वो बेटर फिट है, ठीक है? और उसी को बोला उन्होंने डार्विनियन फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और दूसरा टर्म आपका है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? तो एवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन क्या है?
क्या है? नेचुरल सिलेक्शन बच्चे, Yes, या sir. वेरिएशन वगैरह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो अनदर इंटरेस्टिंग, लास्ट पैराग्राफ जाके देखो, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में क्या था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, तो वहां पे जो मॉथ की वैरायटी थी, मॉथ की वैरायटी, ठीक है, वो बेसिकली जो लाइट कलर वाले मॉथ थे वो डोमिनेट कर रहे थे। लाइट कलर वाले मॉथ जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, कैसे डोमिनेट कर रहे थे? एक्चुअली ये मॉथ जो है कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पे रहते थे। ठीक है, ये मॉथ पेड़ों पे रहते थे, और पेड़ों पे लाइकोन, जो पेड़ों का ट्रंक है, ठीक है, जो ट्रंक है बेसिकली, ट्रंक में खूब लाइकेन की ग्रोथ होती थी। ठीक है, तो वो इन्हीं लाइकेन्स के बीच में वो मॉथ की वैरायटी क्या हो जाती थी, अपने आप को हाइड कर लेती थी। तो उस समय जो मॉथ है बेसिकली, उस समय लाइट कलर मॉथ डोमिनेट किया हुआ था। पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कुछ समय के बाद ये देखा गया कि जो मॉथ की लाइट वैरायटी थी वो बेसिकली रिप्लेस कर दी गई कौन सी वैरायटी से? ब्लैक वैरायटी। हाँ, डार्क कलर्ड या ब्लैक वैरायटी से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ों के ट्रंक थे, ये जो पेड़ों के ट्रंक थे, ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, क्या पड़ने लगे? डार्क पड़ने लगे। अब इसमें जो लाइट कलर थी वो प्रीडेटर उसको आसानी से इजिली रिकॉग्नाइज कर ले रहा था और उसको प्रीडेट कर देता था। ठीक है, और एक चीज और हुई कि ये जो लाइकेंस थे, ये जो लाइकेंस थे बेसिकली, लाइकेंस खत्म हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लाइकेंस खत्म हो गए। मुझको बता सकते हो कि लाइकेन क्यों खत्म हुए? सल्फर डाइऑक्साइड। बिकॉज लाइकेन जो है, जो जो पॉल्यूटेड प्लेस है वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता है। इसी वजह से लाइकेन को बोलते हैं कि इट इज वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन। ठीक है, तो लाइकेन बेसिकली उस पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो गए। तो जो हाइड करने वाली जगह थी लाइट मॉथ की, वो खत्म हो गई, और वो बेसिकली जो लाइट मॉथ थे अब उनको प्रीडेटर बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। तो इस वजह से बेसिकली जो लाइट कलर्ड मॉथ थे वो खत्म हो गए, और उनको किसने रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से? डार्क कलर्ड मॉथ ने। क्यों? क्योंकि डार्क कलर्ड मॉथ उस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो ट्रंक, पेड़ों के ट्रंक काले पड़ गए थे, उसमें से वो अपने आप को बड़े आराम से हाइड कर लेते थे प्रेडेटर से। ठीक है, तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? ये जो बेसिकली मॉथ का जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है, इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बस याद रखना, इससे ज्यादा शायद ही पूछेगा आपसे कि जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, बाकी जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो स्टोरी विद लॉजिक आप याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उस समय पेड़ों के ट्रंक से लाइकेन क्यों खत्म हो गए? ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन करता है, और पॉल्यूटेड एरिया में जो लाइकेंस है वो सरवाइव नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसी वजह से लाइकेन को क्या बोला जाता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ओके, तो यही सारी स्टोरी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, ये एक बार आप पढ़ लेना। जो चीज मैंने बताई है वही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन बच्चे पूछ सकता है आपसे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो रूरल एरिया था, रूरल एरिया, उसमें कौन सा मॉथ डोमिनेंट था? बताओ।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके दौरान जो रूरल एरिया था उसमें डार्क मॉथ जो है डोमिनेट कर रहा था या लाइट? व्हाइट मॉथ ज्यादा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन कम था, और पॉल्यूशन कम होगा तो लाइकेंस पेड़ों के ट्रंक में ज्यादा प्रेजेंट होंगे, और अगर ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो जो जो लाइट कलर्ड मॉथ है, ठीक है, या व्हाइट मॉथ है, बेसिकली व्हाइट विंग्ड मॉथ है, वो इजिली अपने आप को हाइड कर पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे व्हाइट कलर्ड मॉथ जो है बेसिकली, या लाइट कलर्ड मॉथ बेसिकली ज्यादा डोमिनेटिंग, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी है। ये बस ये बहुत ज्यादा दिमाग में रखना कि जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इसके आगे आप इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे देखो, सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा has only resulted in selection of resistant variety in a much lesser time scale, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की कि ह्यूमन जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराता है तो बेसिकली सिलेक्शन की वजह से जो न्यू वैरायटीज हैं वो इजिली डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibodies or drugs. समझ में आ रहा है कि जहां पे आप सिलेक्शन प्रेशर दोगे, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग, जहां पे भी आप सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करोगे, सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब जाने या अनजाने, जैसे हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का जब यूज स्टार्ट किया था तब थोड़ी ये था कि एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है, कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी जो है ग्रो अप करना स्टार्ट होगी, वो तो बाद में पता चला। तो एक्चुअली जो क्या कहते हैं चेंज है, जो वेरिएशन तो पहले ही आ जाता है ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। अब वेरिएशन को क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, कि उस तरह का अगर सिलेक्शन होगा तो जो बेसिकली वेरिएबल स्पीसीज, जो वेरिएबल जिसमें जो है बेसिकली वेरिएशन आया है उसके जेनेटिक मेकअप पे, वो बेसिकली क्या करेगा, उसका एडवांटेज लेगा और वो सरवाइव कर जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। तो अब बाकी तो सारे मर गए, अब वो जो सरवाइव करा है तो उसमें थोड़ा सा क्या है, वेरिएशन है, तो इस वजह से उसने अपने आप को एक वैरायटी पे कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे करके वो एक वैरायटी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको याद रखना, ठीक है। ये एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज इन मच लेसर टाइम स्केल। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट व्हिच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल। Hence the resistant organism cells are apparently appearing in a time scale of month or years and not centuries। मतलब जो अपीयरेंस हुआ बेसिकली मॉथ वैरायटीज का, ठीक है, वो ईयर्स में हुआ, उसके लिए बहुत सेंचुरीज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आप एग्जाम्पल बताओ एवोल्यूशन का बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। समझ में आ रही बात? यस सर। तो उसमें आपके हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, जो रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट है, ये किसकी देन है? ये एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन कर रहा है, ठीक है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है, ठीक है। दिस आल्सो टेल अस दैट एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन अ सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये आपको ये भी बताता है कि एवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्टोकियोस्टिक प्रोसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टेड, इस तरह से डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है एवोल्यूशन की, जो है क्या कहते हैं
एक पर्टिकुलर चीज के जो है डायरेक्टली की जा रही है, ठीक है। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जहां पे कि बाई चांस हो रहे हैं, ठीक है। चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। जबकि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है या जो मैन एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि इट इज अ डायरेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप आ जाओ, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशंस। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है इसको समझते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्चुअली ये जो एवोल्यूशन है, इस एवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस एवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो भी सारे एनसीईआरटी से। तो आप फोकस करिए, मैं जो 1 बाय 1 बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं आपको व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। ड्यूरिंग हिज जर्नी, मतलब जो डार्विन थे, डार्विन ने किस शिप में अपनी सी वॉयज की? एचएमएस बीगल पे, ठीक है। तो उन्होंने जब अपनी जर्नी की तो जो है कहां पे गए? गैलापागोस आइसलैंड पे, ठीक है। और उस आइसलैंड पे डार्विन ने फिंचेज को स्टडी किया, वहां पे फिंचेज बेसिकली ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिंचेज की, ठीक है, ये बर्ड्स हैं जिनको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि जो फिंचेज की बीक है उनमें बड़ा वेरिएशन है, उनमें बहुत सारी स्पीसीज की जो है क्या कहते हैं फिंचेज में, जबकि हैं ये सेम वैरायटी की, बट इनमें बड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डार्विन फिंचेस अमेज्ड हियर दैट देयर वर, जस्ट एक मिनट बच्चे, एक मिनट। आपने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है क्या बच्चे? यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे आप देखो, इसमें बहुत छोटा दिख रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो डार्विन फिंचेस देखे उन्होंने, डार्विन ने जो फिंचेस देखी बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हैं हम। तो उन्होंने रियलाइज दैट देयर वर मेनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड, ठीक है। उन्होंने जब बीक बेसिकली उनको बीक को ऑब्जर्व किया तो उनको लगा कि यहाँ पे तो फिंचेस की बहुत वैरायटी हैं, ठीक है। ऑल द वैरायटीज ही कंजेक्टेड इवॉल्व ऑन द आइसलैंड इटसेल्फ, सारी की सारी जो वैरायटीज थी वो आइसलैंड में डेवलप हुई। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, ठीक है, मेनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड बीक्स एरोज, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस, ठीक है। एक्चुअली क्या था, आइसलैंड में डिफरेंट जो सीजन है, डिफरेंट सीजन हो सकता है कि एक सीजन में बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट खाने को मिले और इसके बाद प्लांट प्रोडक्ट खत्म हो जाए। तो स्पीसीज को तो वहां पे सरवाइव करना है ना, बर्ड्स फिंचेज को तो वहां पे सरवाइव करना है। तो फिंचेज ने क्या किया, अपने आप एडाप्टेशन स्टार्ट किया। तो एडाप्टेशन में उन्होंने जो बेसिकली कौन सी बर्ड्स होती हैं, जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होती हैं, तो उनको अगर बीक जो है थोड़ा सा बीक जो है टिल्टेड हो, या ये आप बोल सकते हो कि बीक जो है क्या कहते हैं जिससे उनको इंसेक्ट को पकड़ने में आसानी हो, तो उस तरह की बीक मिलने लगी। और इसके बाद फिर से जो वेजिटेरियन टाइम आया, बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स पैदा हुए, तो बेसिकली उन पे सर्वाइव करने लगी। तो इसकी वजह से वहां पे जो है क्या कहते हैं बहुत सारी फिंचेस के वेरिएशंस डार्विन को मिले, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geographically is called adaptive radiation। मतलब कहने का है कि जो है क्या कहते हैं एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, मतलब समझ रहे हो, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, ये सपोज करो जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का होना, डिफरेंट वैरायटीज का होना बेसिकली, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एडाप्टिव रेडिएशन। मतलब कहने का क्या है कि इन्वायरमेंट के वेरिएशन में एडॉप्ट करना, ठीक है, एडॉप्ट करना और उसके साथ वेरिएशन का आना, उसको बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। मतलब जो है
वेरिएशन का आना, एक स्पीसीज के एक ही स्पीसीज में जो है क्या कहते हैं डिफरेंट वैरायटीज का डेवलप हो जाना ड्यू टू एनवायरमेंटल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, इसी को बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। तो अगर आप पेज नंबर 133 का पहला पैराग्राफ देखो, दिस द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation। ठीक है, adaptive radiation। अब उसके नीचे आप देखो फिगर 7.6, वहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पिक्चर के साथ में एडॉप्टिव रेडिएशन का, जो मार्सुपियल्स के बारे में है कि मार्सुपियल्स की जो ओरिजिन है वो एक ही जगह पे हुई, बट आज की डेट पे आपको डिफरेंट वैरायटी के मार्सुपियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो उसमें मार्सुपियल्स में तस्मेनियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटैक, मार्सुपियल रैट, वॉम्बैट, कंगारू, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे ये पिक्चर आपको दे सकता है और ये पूछ सकता है कि बेसिकली ये किसका एग्जाम्पल है ये पिक्चर। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े लिख लो कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। ये किसका एग्जाम्पल है? एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है या एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल बताओ। तो डार्विन फिंचेस बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे। डार्विन फिंचेस क्या है? एडॉप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल। और अगर आप मेरी बात समझ में आ रही है कि एक जियोग्राफिकल एरिया में डार्विन ने क्या किया, डार्विन गए गलास्पैग आइसलैंड, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि फिंचेज हैं और फिंचेज की बीक में बड़ा वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप की जो है फिंचेज वहां पे जिनकी बीक बेसिकली वेरिएबल है, उनको ऑब्जर्व किया उन्होंने। ठीक है, फिर वहां से उन्होंने बोला कि फिंचेज तो सेम है, बट ड्यू टू जियोग्राफिकल एनवायरमेंटल वेरिएशन ये बेसिकली इन्होंने डिफरेंट शेप एक्वायर कर लिया, इनकी स्पेशली बीक का शेप बेसिकली चेंज हो गया है। तो बेसिकली जो डार्विन फिंचेज हैं दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ मुझे कि जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो कैसा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से हुआ है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से हुआ? सर डाइवर्जेंट। सर डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, तो याद रहेगा ये? यस सर, यस। ओके, ध्यान में रखना, पूछा गया इसीलिए पूछ रहा था। यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बता दो, तो एक तो आप फट से बता दोगे डार्विन फिंचेस और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। लिख लो एनसीईआरटी के साइट पे, एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन लिख लो, एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, और एक में लिख दो डार्विन फिंचेस और दूसरे में लिख दो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब आप इसी पेज पे, इसी पैराग्राफ पे देखो, इसी पैराग्राफ पे देखो, जस्ट एक मिनट में इसको इरेज कर दो और नेक्स्ट पेज शेयर कर देता हूं पहले में। इस पे आप यहां पे अप्रोक्सीमेटली देखो, यहां। ठीक है, यहां पे देखो, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ रहे हो ये क्या बोलना चाह रहा है? नहीं सर।
नहीं समझ में आ रहा, देखो 1 मिनट में समझाता हूं। ये जैसे आपका पहले पहला वाला केस दो, ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे सपोज करो एक स्पीसीज ए रह रही थी और इस स्पीसीज से कई सारी स्पीसीज डेवलप हुई बी सी डी, तो इसको आप बोल रहे हो कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक से अधिक एडॉप्टिव रेडिएशन एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में दिखते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। और उनके ब्रैकेट में एक चीज लिख दी है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। जैसे मैं आपको इस पिक्चर को इरेज करके दूसरा पिक्चर बताता हूं। यहां पे एक हैबिटाट ये है, दूसरा हैबिटाट ये है, तीसरा हैबिटाट ये है, ठीक है। अब इन तीनों हैबिटाट में अगर आपको डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस, एडॉप्टिव रेडिएशंस देखने को मिले, डिफरेंट टाइप के एडॉप्टिव रेडिएशन देखने को मिलेंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि दीज रेडिएशंस आर ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बेटा कहां पे पाया जाता है, कि कौन से जो है दो टाइप के एवोल्यूशन आपने देखे थे, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट जो एवोल्यूशन है उसको मैंने क्या बताया था कि कौन से ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, होमोलॉगस या एनालॉगस, होमोलॉगस, होमोलॉगस। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन से शो करते हैं, एनालॉगस, एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो डिफरेंट हैबिटाट हैं, और अगर आपको डिफरेंट हैबिटाट में मोर देन वन टाइप के एडॉप्टिव रेडिएशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसको आप, इस लाइन को याद रखना, ये लाइन एज सच आपसे पूछी जा सकती है, ये लाइन आपसे एज सच पूछी जा सकती है कि व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशंस आर appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कर सकते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बच्चे ये मुझे जहां तक है लग रहा है ये पूछा गया है कहीं पे, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, पर कहीं पे ये पूछा जा चुका है लाइन, ठीक है। हाँ सर, पूछा जा चुका है। हाँ, तो आप लोग इसके लिए तैयार है ना। अच्छा, एक और चीज देखो आप यहीं पे, इसी पेज में सबसे पहले देखो फिगर 7.5, वहां पे लिखा है वैरायटीज ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइसलैंड। तो इस तरह से आपको पिक्चर दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये पिक्चर बेसिकली आपको कौन सा एवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ कौन सा एवोल्यूशन है ये? सर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। पूछेगा आपसे सिंपल ही, बस ये है कि आपको टच में रहना पड़ेगा ताकि आपको उस समय कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, यहां पे आप देखो पेज के टॉप पे ही, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, or each of which appears to be similar to corresponding marsupials, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में,
वो किस तरह का एडॉप्ट जो है एवोल्यूशन रेडिएशन या एडॉप्टिव रेडिएशन बेसिकली किस तरह का बेसिकली मैकेनिज्म शो करते हैं। तो याद रखना कि दे शो एडॉप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एक्सिबिट adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to corresponding marsupials, ठीक है। और एग्जाम्पल में लिखा है प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मेनियन वॉल्फ मार्सुपियल्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल करके भी आपसे पूछ सकता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल करके भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इन सब चीजों को। ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, स्पेशली प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मेनियन वॉल्फ मार्सुपियल्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। एक लाइन पे इस तरह से लिख दो आप, एक लाइन पे इस तरह से आप लिख दो कि जो होमोलॉगस ऑर्गन है, जो होमोलॉगस ऑर्गन है, एक मिनट रुकना बच्चे, इस तरह से लिखो कि जो होमोलॉगस ऑर्गन्स है, होमोलॉगस ऑर्गन किस एवोल्यूशन का वो है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कौन सा मैकेनिज्म आ रहा है, एडॉप्टिव रेडिएशन या और कोई, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव। तो इस तरह से लाइन बना के लिख लो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। और फिर एडॉप्टिव रेडिएशन के नीचे वो जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए वो सब मेंशन कर दो, सब मेंशन कर दो, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वाला लिख दो, इसी तरह से दूसरा वाला लिख दो, क्या, एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। उसके आगे लिख दो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। और यहां पे भी सारे एग्जांपल्स आप मेंशन कर दो। एनालॉगस ऑर्गन में जो है एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के, ठीक है, उसको आप मेंशन कर दो। और यहीं पे आप अगर इसी पेज पे देख रहे हो तो बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक पिक्चर है। अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि पूछा जाता है बच्चे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। नीचे फिगर 7.7 लिखा, वहां पे लिखा हुआ है पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में जो एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, वो बेसिकली ये पिक्चर शो कर रहा है। तो ये पिक्चर पूरा का पूरा भी पूछ सकता है और इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं गया, आप एग्जाम्पल नहीं इसके अंदर पूछे गए अभी तक, पूरा का पूरा पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जो है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स वो कौन सा एवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। तो दे शो बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो इस लाइन को तो बिल्कुल से ही फिगर 7.7 में आगे जो चीज लिखी हुई है उसको तो आप बिल्कुल से मेमोराइज कर डालो कि पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। आप आगे बढ़े, यस सर, ठीक है। तो आप आ जाओ ब्रांचिंग एवोल्यूशन पे, ब्रांचिंग एवोल्यूशन, सॉरी ब्रांचिंग एवोल्यूशन कह रहा हूं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में लिखा है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन अ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ओरिजिनेट ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब कि ये जो एवोल्यूशन है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जाहिर सी बात है इतना तो सबको पता है, हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आपने कौन कौन से एवोल्यूशन देखे, सबसे पहले आपने देखा केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन देखा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बाद आप देख रहे हो
बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? केमिकल एवोल्यूशन में छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस हुई, उनसे एक ऐसा सेल बना जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी थी। और जब वो सेल बन गई, हेलो बच्चे, बैकग्राउंड आ रहा है कहीं से। हेलो, यस ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बाद जब सिंगल सेल बन गई तो फिर उसके आगे का जो एवोल्यूशन है, मतलब एक सिंगल सेल से मोस्ट एडवांस मैमल्स तक की जो स्टोरी है वो किस एवोल्यूशन के अंदर आएगी? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर आएगी। तो वो आप देखने जा रहे हैं, वो आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originate on earth। अब इस पैराग्राफ को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इस पैराग्राफ को आप दिमाग में बैठा लो कि जो ट्रू सेंस में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, ट्रू सेंस में जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ? बच्चे बीच बीच में इंटरेक्ट करते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रू सेंस में जो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ है जब सिंगल सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल बनी, ठीक है, और कैसी? जिनमें मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज में डिफरेंसेस थे, ठीक है। इसके आगे द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एसेंस है डार्विन थ्योरी का वो क्या है? तो बेसिकली क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। पॉइंट आउट करो, इसको अंडरलाइन करो। The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or life span। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट है बेसिकली अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, एक नए फॉर्म का बेसिकली जो अपीयरेंस है वो किससे लिंक्ड है? कि जो बेसिकली, बात समझ में आ रही है? मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? मैं इंडिकेट कर रहा हूं, भी पूरी चीज बताई नहीं मैंने। मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी न्यू फॉर्म का, किसी भी न्यू फॉर्म, या आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि वैरायटी, ठीक है, न्यू फॉर्म का अपीयर होना वो किस पे डिपेंड करेगा? कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना है। जितना बड़ा लाइफ स्पैन उतना ही फॉर्म जो है किसी न्यू वैरायटी या न्यू फॉर्म का बनना उतना ही लॉन्ग होगा। और जितना कम लाइफ स्पैन, जैसे बैक्टीरिया में स्पीसीज का डेवलप होना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। बट अगर मैं बता दूं ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का एवरेज एज अप्रोक्सीमेटली 70 या 60 ईयर्स, या अगर आप 100 ईयर्स भी मान लेते हो क्योंकि 100 ईयर्स तक तो जीता ही है, ठीक है। तो ह्यूमन में जो वेरिएशन आएगा वो बहुत टाइम लेगा। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बना सकता है एप्लीकेशन, इससे अप्लाइड पार्ट इसका जो है क्रिएट कर सकता है। तो याद रखना कि बेसिकली द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन, ठीक है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज built-in variation in terms of ability to utilize a feed component, ठीक है। क्या लिखा है कि जो कॉलोनी है डिफरेंट बैक्टीरिया की, अगर आपने कभी बैक्टीरिया देखा हो, नहीं देखा होगा तो शायद आगे ग्रो करते हुए शायद कुछ बच्चे देखें, इस तरह का पेटी प्लेट होता है जिसमें इस तरह की डॉटेड 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 आपको कुछ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस तरह से डॉट कॉलोनी बने, कई बार फैलती है कॉलोनी वो, पर कुछ जैसे ई कोलाई है, आपको इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड कॉलोनीज दिखेंगी स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इनमें से जो हर एक कॉलोनी है, इनमें से जो हर एक कॉलोनी है दूसरी कॉलोनी से उनकी जो फीडिंग एबिलिटी है वेरिएशन होगा। मतलब ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, बट फिर भी इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इसकी वजह से इनमें वेरिएशन का जो अकुमुलेशन है वो फास्ट है, ठीक है। तो ये एक अप्लाइड क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि those species which have
लेस लाइफ स्पैन, ठीक है, हैव एबिलिटी टू जो है फॉर्म, हैव एबिलिटी टू फॉर्म या हैव एबिलिटी टू फॉर्म न्यू वेरिएशन या न्यू वैरायटी विद लेस टाइम, विद लेस टाइम। ओके, यस। बच्चे 2 मिनट का गैप दो, बोलते बोलते थक गया हूं मैं, 2 मिनट का गैप दो। ओके, तो फिर से आप यहां देखो, यहां से, ठीक है, अ चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन would bring out only that part of the population that can survive under the new condition। ठीक है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा था बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में मैंने क्या बोला था कि सपोज करो कि आपका ये पेट्री प्लेट है, यहाँ पे आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक डाल रखी है, एंटीबायोटिक। तो इस वाले मीडिया में, इस एंटीबायोटिक वाले मीडिया में सिर्फ वही स्पीसीज सरवाइव करेगी जो जो जिसके अंदर उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसी के बारे में बात कर रहा है कि चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन, अगर आप मीडियम का कॉम्पोजिशन चेंज करते हो, वुड ब्रिंग आउट दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोस द अदर एंड appears as न्यू स्पीसीज। मतलब कि बहुत कम टाइम पे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, बेसिकली वेरिएंट पॉपुलेशन है, ये बेसिकली आउट ग्रो कर जाएगी, ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगी और बेसिकली जो है क्या कहते हैं, एक नई स्पीसीज क्रिएट कर देगी, एक नई स्पीसीज क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। ओके, दिस शुड हैपन विद इन डेज, मतलब कितने टाइम में हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये आपको ये थ्योरी लिख के क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है और पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो सर बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत, बिकॉज बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत कम है, उसमें नंबर ऑफ जनरेशन बहुत तेजी से हो जाएंगी, ठीक है, और इसकी वजह से जब नंबर ऑफ जनरेशंस बढ़ेंगी, हर बार वो एक्युमुलेशन होगा वेरिएशन का, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल would take millions of years as lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under new condition। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो आपने कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, वहां पे लिखा हुआ सेज ए, और अनदर जो है पॉपुलेशन, अनदर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया सेज बी। ठीक है, सेज बी, तो उसमें कौन सी बेटर जो है क्या कहते हैं सूट कर रही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सपोज कर लो आपका पेट्री प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलोनी ए ग्रो कर रही है, दूसरा एक पेट्री प्लेट है जहां पे कॉलोनी बी को ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक नया कॉलोनी लिया, एक नया मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया लिया, जिसमें सपोज कर लो एम्पिसिलिन डाल रखी थी आपने। अब जब ए एंड बी दोनों को ग्रो कराया तो वहां पे सिर्फ बी ग्रो की, ए नहीं ग्रो। दैट मीन्स कि बी इज बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो फिटनेस ऑफ बी क्या है बताओगे जरा सा, फिटनेस जो बी की है बेटर है। ठीक है, बेटर फिटनेस है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट एक मिनट इरेज कर दो तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हैं हम। वैसे पढ़ रहे हो आप ध्यान से कि कहाँ पे हूं मैं? ये यहाँ पे, ठीक है, तो here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition।
नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। नेचर किसको सेलेक्ट करता है? फिट स्पीसीज को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और इसी फिटनेस को क्या बोला डार्विन ने? क्या बोला? दिस इज डार्विनियन फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस। बात समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है। Yes, तो sir. नेचर कौन सी स्पीसीज सेलेक्ट करेगा? फिट स्पीसीज को सेलेक्ट करेगा। मैं बार बार फिट पे क्यों इतना ज्यादा वो ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि अभी जब इकोलॉजी वाला पार्ट चलेगा तो ये फिर से आएगा वहां पे, ये वहां पे फिर से आएगा। तो इस वजह से आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इनहेरिटेड। ये जो फिटनेस की कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पे बेस्ड है? ये जेनेटिक मेकअप पे बेस्ड है। और जेनेटिक मेकअप ही बेसिकली वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो वो जो बेसिकली वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जब वो ट्रांसमिट होता है तो उसके दौरान जो थोड़ी वेरिएशन आती है, ये वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट फिटनेस ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर इनहेरिटेड, हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू एवॉल्व, ठीक है। सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन का जो बेसिस है वो क्या है? जेनेटिक बेसिस है, मॉर्फोलॉजिक एनवायरमेंटल नहीं है, ठीक है। जो सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन तो बाद में आता है ना, उसके पहले वेरिएशन हो चुका होता है। और वेरिएशन कहाँ पे होता है? जेनेटिक मटेरियल पे वेरिएशन होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया है वो बेसिकली वो दिखाता है कि जब सिलेक्शन प्रेशर पड़ेगा, सिलेक्शन प्रेशर का मतलब नेचुरल सिलेक्शन, तो जो अगर उसमें वेरिएशन यूजफुल है तो वो नेचुरल सिलेक्शन में वो स्पीसीज क्या कर जाएगी? वो बेटर फिट करेगी, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। Hence there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that same organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment. Sorry, same कह गया, दोबारा से देखो। Another way of saying that same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment. एक जो hostile environment है या बोलो unfavorable जो environment है, ठीक है, वहां पे कुछ स्पीसीज, कुछ ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बेटर सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर फिटनेस, ठीक है। बेटर फिटनेस, ठीक है। एडाप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। जो एडाप्टिव एबिलिटी है, ठीक है, चूंकि वो जेनेटिक मेकअप में प्रेजेंट है, वेरिएशन आया है उसकी वजह से है, तो वो बेसिकली क्या करती है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करती है। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडाप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। बच्चे इसको लाइन करो आप, ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाला, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, कि जो एंड रिजल्ट है वो बेसिकली क्या है? फिटनेस है, ओके। वो फिटनेस बताएगी, और फिटनेस का बेसिस कहां पे है? जेनेटिक मेकअप पे है, ठीक है, उसका जेनेटिक बेसिक है, ठीक है। या नेचुरल सिलेक्शन का जो बेसिस है वो क्या है? जेनेटिक बेसिक है उसका, वो इनहेरिट करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये भी याद रखना कि जो टू की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के, वो क्या है? ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और उसके दो एग्जाम्पल वहां पे फिगर 7.7 एंड 7.8 है, उनको भी आप याद रखना। 7.7 तो उसी पैराग्राफ पे बना हुआ है, जो 7.8 है वो नेक्स्ट पे है, उसको नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैड सेड दैट evolution of the life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. आपको लेमार्क का नाम तो बहुत अच्छे से ही पता होगा, ठीक है। ये सब एवोल्यूशन थ्योरी में है, ये सब साइंटिस्ट एवोल्यूशन पे काम करते थे, ठीक है। तो लेमार्क ने डार्विन के पहले ही बोला, क्या बोला? दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड, मतलब लाइफ के डिफरेंट जो फॉर्म्स है वहां पे एवोल्यूशन होता है, ठीक है।
वहां पे एवोल्यूशन होता है। बट ये कौन ड्राइव कर रहा है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये चीज वो गलत बोल गए, लेमार्क ये चीज गलत बोल गए कि वो ये बोलना चाहते थे कि जिस ऑर्गन का यूज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो जनरेशन टू जनरेशन, वो बेसिकली डेवलप रहेगा और बाकी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत था, पर उन्होंने ये जरूर बोल दिया था कि नहीं भाई एवोल्यूशन तो होता है। ठीक है, ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु इज एन अटेम्प्ट टू forest leaves on tall trees had to adopt by elongation of their neck। ठीक है, तो जिराफ वाला एग्जाम्पल आप सदियों से पढ़ते आए हो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस ये याद रखना कि ये जिराफ का जो एग्जाम्पल है ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है, जो कि लेमार्क की थियरी थी। ठीक है, अबाउट एवोल्यूशन। As they passed on this acquired character for elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believed this conjunction in anymore। मतलब कि ये जो थियरी है अब इस पे कोई बिलीव नहीं करता है, इस पे बिलीव नहीं करता है। ओके, बच्चे कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। ओके, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ आप इसमें। ठीक है, इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस? बताओ, आंसर करो। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट है एक प्रोसेस का? सर रिवोल्यूशन। तो दो अलग रेस्पेक्ट में दो अलग आंसर होगा। हाँ, मतलब वो एक जब वर्ल्ड का स्टोरी देखेंगे, आर्ट का स्टोरी देखेंगे, तब एवोल्यूशन प्रोसेस कहलाएंगे। और जब वो लाइफ का जब स्टोरी देखेंगे अर्थ पे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, देन वी विल एज एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस का रिजल्ट। ठीक है, इसको देखो आप, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। द वर्ड वी सी इनएमिनेट एंड एनिमेट। मतलब हमको वर्ड में दो टाइप के चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक इन एनिमेट एंड दूसरी एनिमेट। ठीक है, इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। ये जो आपको देखने को मिल रही हैं ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज हैं एवोल्यूशन की। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी फॉर द स्टोरीज ऑफ द दिस वर्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। ठीक है, वही जो स्वर्णा बोल रहे हैं कि बेसिकली जो आप जब स्टोरी की बात करोगे, वर्ड की स्टोरी की बात करोगे, तो उसको हम ये बोलते हैं कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट एवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू द रिकॉर्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस आर इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। बेसिकली हम बहुत श्योर नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, बट अगर आप डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन है इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी। तो अगर डार्विनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो एवोल्यूशन बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, इट इज नॉट द रिजल्ट जो है, इट इज नॉट द सॉरी इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस और इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जबकि हम बहुत श्योर नहीं है। तो क्वेश्चन अगर बनाना होगा इस पैराग्राफ से तो यही बोलेगा, वो पहले आपको बेस देगा कि इस बेसिस पे आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। ठीक है, जो थॉमस माल्थस का जो है वर्क था पॉपुलेशन पे, उसने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, बेसिकली बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको डार्विन ने एनालाइज की हुई। ठीक है, पहले ऑब्जर्व किया फिर उसको एनालाइज किया। ठीक है, फिर उनको पता चला
कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है यही है बेसिकली बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शंस आर लिमिटेड, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर seasonal fluctuation. Member of a population vary in characteristics even though they look superficially similar. Most of variations are inherited. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं that are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuation. Members of the population vary in characteristics. ठीक है, in fact no two individuals are alike even though they look superficially similar. Most of variations are inherited. ठीक है, जो वेरिएशंस हैं, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस बेसिकली, वेरिएशंस भी बेसिकली आपको याद होगा दो टाइप की वेरिएशन होती हैं, एक जर्मिनल वेरिएशन होता है और दूसरा सोमैटिक वेरिएशन होता है। तो जर्मिनल जो वेरिएशंस हैं वो तो बेसिकली ट्रांसमिट करती हैं, जो सोमैटिक वेरिएशंस हैं वो नहीं ट्रांसमिट करती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, the fact that theoretical population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. ठीक है, अगर जो है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से रिप्रोड्यूस करने लगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज, ये डेंसिटी है, ठीक है, और ये टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस करेगी। पर ये जो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये कभी अचीव नहीं होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से ये कभी भी अचीव नहीं होती है, और इसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो नहीं है। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है पॉपुलेशन। ठीक है, द फैक्ट दैट थियोरेटिकल पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। ठीक है, एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मींस दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है उसमें ये सब आते हैं कि जो रिसोर्सेज के बीच में कंपटीशन है, या आप इस तरह से बोलो कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंट्रा जो है क्या कहते हैं, इंट्रा कंपटीशन भी हो सकता है, इंटर भी, मतलब इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज को लेके जो कंपटीशन है उसकी वजह से बेसिकली एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एंड दैट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस रिड्यूस द मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश। ठीक है, द नोवेलिटी and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new forms appear to arise. ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, मैं समझा देता हूं। हालांकि थोड़ी बात मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। ये फिर से फिटनेस से ही रिलेटेड है। ये भी किससे रिलेटेड है? फिटनेस ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये तो कोई ऑर्गेनिज्म अचीव नहीं कर पाएगा। स्टिल ये जो ऑर्गेनिजम्स इस मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के नजदीक पहुंचेगा, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, उसमें बेटर कैपेबिलिटी होगी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की जिनमें बेटर कैपेबिलिटी होगी, वो बेटर सर्वाइव करेंगे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। दैट मीन्स कि वो बेटर फिटेड होंगे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, और उनका जो नंबर होगा वो जो है वो बहुत एक्सीड कर जाएगा नॉर्मल से, जो कि बेसिकली लॉस हो रही है, जिसमें बेटर फिटनेस नहीं है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके एक स्पीसीज ये बोल सकते हो कि इनकी जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगी। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उससे चेंज हो जाएगी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। क्या बात समझ में आई मेरी आपको? यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पे। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। बच्चे टाइम कितना हुआ?
सर 11:36। अभी हमारे पास 30 मिनट के आसपास है। चलो मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है। इसमें से एक और टॉपिक है आपका। सर आप अभी एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए ना। नहीं बच्चे, अभी नहीं ले सकता क्योंकि क्यों, आज फिजिक्स क्लास नहीं है क्या? नहीं सर, फिजिक्स क्लास तो ऑफ हो गया। फिजिक्स ऑफ हो गया? यस सर। ओके, तो कोई डाउट वगैरह कुछ भी नहीं है? सर है तो, लेकिन सर तो ग्रुप में भेजने के लिए बोला था। ओके चलो, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन देखो आप। मैकेनिज्म अभी बच्चे, चूंकि इसमें ज्यादा मेहनत पड़ती है इन कंपेयर टू उसमें क्या कहते हैं, जब बोर्ड पे होते हैं स्टिल गैप मिल जाता है आपको कुछ। जब मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ तो गैप बिल्कुल नहीं मिल रहा मुझे, तो बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन देखो यहाँ पे। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन में पहले ही बता चुका हूं कि बच्चे मियोसिस होता है। मियोसिस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। अब उनका पता नहीं चलता है, वो पता तब चलता है जब सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। अगर सिलेक्शन प्रेशर पड़ा तो जो बेसिकली जो वेरिएशन आया है किसी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पे, ठीक है, वो तब जो है दिखेगा जब सिलेक्शन प्रेशर पड़ेगा। और वो सरवाइव करेगा, वो बेटर सरवाइव करेगा उस सिलेक्शन प्रेशर के अंदर, और धीरे धीरे करके वो आउट ग्रो करेगा अपनी पॉपुलेशन को। और जब उसकी पॉपुलेशन आउट ग्रो करेगी तो वही एक डिफरेंट स्पीसीज पे क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, वो एक डिफरेंट स्पीसीज बना लेगी। तो इसी ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ inheritable factor in influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence। ठीक है, मेंडल उसी टाइम पे तो बता चुके थे, पर प्रॉब्लम क्या था कि एक तो मेंडल का फेम नहीं था उतना ज्यादा, लोकल जर्नल में उनकी रिसर्च पब्लिश हुई थी। तो वही वही लिख रहे हैं कि ईदर डार्विन इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। ठीक है, या तो इग्नोर कर दिया था उन्होंने, या तो उन्होंने साइलेंस बना रखा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, ह्यूगो डिब्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा चुका है एनसीईआरटी में, तो ध्यान में रखना कि ह्यूगो डिब्रीज किस पे वर्क कर रहे थे, इवनिंग प्रिमरोज पे। ठीक है, ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। उन्होंने बोला कि बहुत लार्ज डिफरेंसेस जो है सडनली जो है एराइज होते हैं पॉपुलेशन में। ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन व्हिच कॉज एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। अब ह्यूगो डिब्रीज क्या बोलते हैं कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि इट इज द वेरिएशन व्हिच कॉज्ड बाय ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, पर ह्यूगो डिब्रीज क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएशंस हैं या वेरिएशन है, ठीक है, ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बेसिकली अपीयर हुए, इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन नॉट वेरिएशन। वेरिएशन क्रिएट होता है कब, जब मियोसिस होती है, और म्यूटेशन सडनली रैंडम क्रिएट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, ही बिलीव दैट इट म्यूटेशन व्हिच कॉज एवोल्यूशन and not the minor variation that Darwin talked about. Mutations are random and directionless. म्यूटेशन क्या होते हैं, अब ये लाइन आप अंडरलाइन करो कि म्यूटेशन बेसिकली रैंडम है। रैंडम मतलब अचानक से आते हैं, और डायरेक्शनलेस, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, while Darwinian variations are small and directional। ठीक है, डार्विनियन वेरिएशन क्या थी, वो छोटी छोटी थी, स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी। ये भी अंडरलाइन करो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो डार्विनियन वेरिएशन थी वो कैसी थी, दीज आर द स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जबकि म्यूटेशन कैसा है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल while Debris believed mutation caused speciation and hence called it saltation। अब अगर म्यूटेशन होता है, सपोज करो, ठीक है, कोई स्पीसीज ए है, इस स्पीसीज के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, तो या तो ये यूजफुल होगा, मतलब एडवांटेजियस होगा, या डिसएडवांटेजियस होगा। अगर तो ये एडवांटेजियस है और पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सिलेक्शन प्रेशर पे आ गया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अपने आप को इवॉल्व कर लेगा एक डिफरेंट स्पीसीज में अचानक से। ठीक है, ये ह्यूगो डिब्रीज बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये ह्यूगो डिब्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिब्रीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन। डिब्रीज क्या बिलीव कर रहे हैं कि म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि साल्टेशन टर्म वाज गिवन बाय, तो वो किसने दिया? डिब्रीज ने। फॉर विच म्यूटेशन, ठीक है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? साल्टेशन बोलते हैं। अंडरलाइन करो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, ठीक है। जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसकी स्टडीज ने बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन किया। देखो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, ओके। आपके पास में नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर, फिगर 7.8 पेज नंबर 136 पहुंच चुके हो आप? यस सर। ठीक है, कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कि चले गए? ओह गुड, थोड़ा सा तो स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे या 1 मिनट बच्चे, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये आप सीधे बोल सकते हो टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। आप फिगर 7.8 में जो नीचे लिखा हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है। डिफरेंट ट्रेड्स के जो नेचुरल सिलेक्शन है, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन है, या आप बोल सकते हो ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस है, वो 3 टाइप के हैं। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, ठीक है। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब इस पिक्चर पे आप कंसंट्रेट करो, पहले इस पिक्चर पे कंसंट्रेट करो। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप एक एक्सिस पे, ठीक है। दूसरे एक्सिस पे बेसिकली टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, विद टाइम, विद टाइम, ठीक है। इसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है इस तरह से, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये फिनोटाइप ऑफ फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो पीक है बेसिकली इसकी, पीक, ठीक है, ये बीच में है, ये बीच में है। और इसको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वो वाले स्पीसीज हैं जिनको नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है, ठीक है, जिनको नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रहा है। और यहाँ पे ये जो एंड्स हैं ये बेसिकली एक्सट्रीम है। यहाँ पे वो स्पीसीज रह रही हैं जो बेसिकली बहुत लेस सूटेड हैं पर्टिकुलर, ठीक है, एनवायरमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स हैं वो फेवर्ड है। मीडियम साइज यहाँ पे बता रहा है कि मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, ठीक है। अब जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन आता है, नेचुरल सिलेक्शन आता है तो ये देखो विद टाइम पीक शिफ्ट हो रही है, ठीक है। विद टाइम एक कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ पे ये वाला एक कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर को अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे जो पीक है वो बेसिकली बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और ये जो बेस है ये क्या होता जा रहा है? नैरोअर होता जा रहा है। आपको दोनों चीज देखनी है, आपको पीक भी देखनी है और आपको क्या देखना है? बेस भी देखना है, ठीक है। यहाँ पहले वाले पिक्चर का बेस देखो और इसका पीक देखो, ठीक है। मतलब कि इसने लार्ज नंबर ऑफ जो है वो जो है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑक्युपाई कर रखा हुआ है। पर जैसे जैसे बेसिकली टाइम बढ़ता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ में जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन की वजह से पॉपुलेशन जो एक जो है बेसिकली जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसका तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से पीक हाई हो रही है, ठीक है। बीच वाली जो मीडियम साइज पॉपुलेशन है उसकी पीक हाई हो रही है, दैट मींस उसका नंबर वो फेवर हो रही है, जो है उसको एनवायरमेंट फेवर कर रहा है, पर इसका बेस धीरे धीरे घटता जा रहा है। मतलब कि टाइप्स ऑफ वेरिएशन या वेरिएबल स्पीसीज देखी जाए या टाइप्स ऑफ स्पीसीज देखी जाए तो इस वाले पार्ट में, इस वाले में कम है, जबकि यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो पहला वाला ये है, इसको ये क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को स्टेबलाइज कर रहा है, इट ट्राई टू स्टेबलाइज अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन,
ठीक है, स्टेबलाइजिंग, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज को फेवर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। और वो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो पहले से ही बेसिकली क्या है, वो पहले से ही फेवर की जा रही है, मतलब उसका नंबर पहले से ही अधिक है और वही बेसिकली फेवर होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, मतलब जो स्पीसीज पहले से ही स्टेबल थी उसी में और स्टेबलाइजेशन आया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। इसमें दूसरा वाला देखो, दूसरा यहां पे आप देखो कि धीरे धीरे करके ये जो पीक है वो एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, पीक एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि टाइम के साथ कोई और स्पीसीज है जो बेसिकली जो है मोर स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। तो इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। और कहीं ऐसा हो जाए कि ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली दोनों एक्सट्रीम पे दो पीक बन जाए छोटी छोटी, और बीच में बेसिकली क्या कहते हैं, जो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन थी वो खत्म हो जाए, जो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाए, तो इस तरह की पॉपुलेशन को बोलते हैं डिसरप्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, वो बेसिकली बहुत डिक्लाइन कर गई, और जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन थी वो ग्रो अप कर गई, तो इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है पिक्चर देके ही बोलेगा कि किस टाइप का सिलेक्शन इंडिकेट कर रहा है, आप इसको ध्यान में रखना। ओके, तो ये हार्डी विनबर्ग रूल वगैरह तो मैं बच्चे बता चुका हूं आपको। आप पेज नंबर 137 पे चले जाओ, सेकंड पैराग्राफ जो है, पेज नंबर 137 का सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे microbial experiment shows that pre-existing advantageous mutation hence selected will result in observation of new phenotypes, ठीक है। तो ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन है, अब वो चाहे जैसे आए हो, चाहे वेरिएशन से आए हो, चाहे म्यूटेशन से आए हो, ठीक है, एंड सेलेक्टेड विल, मतलब इनके ऊपर जब सिलेक्शन प्रेशर पड़ेगा, इनको जब सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू टाइप, ये क्या देगा, नए फिनोटाइप्स देगा, नई टाइप की स्पीसीज देगा, ठीक है। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। तो बेसिकली ये प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, ध्यान में रखना, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन जो क्या दे रहे हैं, एक नई स्पीसीज को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival and enable to reproduce and leave greater number of progeny, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हेरिटेबल वेरिएशन, जो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही है, इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। अगर कोई स्पीसीज बेटर सर्वाइव कर रही है किसी एनवायरमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, ठीक है। और इसी को बोल रहे हैं क्या, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in the changed frequency of genes and allele in future generation। बात समझ में आई, मैंने कितनी चीजों के बारे में बात की है। एक तो मैंने बोला म्यूटेशन, दूसरा मैंने बोला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो रहा है, वही वेरिएशन मियोसिस के दौरान जो हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, मैं अभी पिछले दिन भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको समझाया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी समझाया था, क्या था कि सपोज कर लो कि एक पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, अब इससे कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके एक न्यू एरिया में चले जाएं,
ठीक है, और वहां पे ये सरवाइव करेंगे बेटर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो ये एक डिफरेंट स्पीसीज बना लेंगे या इनके अंदर कोई वेरिएशन आ जाएगी ओरिजिनल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो तीन चीज बता रहा हूं, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन, एंड थर्ड वन इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से अब हार्डी विनबर्ग रूल आप देखो। हार्डी विनबर्ग रूल क्या बोलता है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विल बी सेम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगी, बट कुछ कुछ क्या है, कुछ शर्तें हैं। शर्तें कौन सी हैं? नो रिकॉम्बिनेशन, नो म्यूटेशन, ये सब नहीं होनी चाहिए। पहले लिखा हुआ है सब चीज, तो पढ़ना उसको। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, और अगर होंगी तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन दैट विल चेंज। ध्यान रखना कि अगर ये सारी चीज आती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली पॉपुलेशन की कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने पे। ओके, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गामेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द changed frequency of genes and alleles in future generation coupled to enhance reproductive success. ठीक है, natural selection makes it look like different population. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन मैंने बताया था ना अभी कि वो स्टेबलाइज कर सकता है, वो डायरेक्शनल कर सकता है। ठीक है, एक डायरेक्शन, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में पीक को शिफ्ट करा सकता है, कहने का मतलब ये। और वो बेसिकली डिसरप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप जो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताए हैं उसमें इनको आप बिल्कुल मेमोराइज कर डालो। जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको आप मेमोराइज कर डालो कि अगर डिसरप्शन है सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, तो जो पेरिफेरल एक्सट्रीम एंड वाले इंडिविजुअल्स हैं दैट विल बी फेवर्ड। और अगर डायरेक्शनल चेंज है तो मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। मीन से जो है क्या कहते हैं, जो मीन में प्रेजेंट है उससे अदर देन कोई जो है इंडिविजुअल बेसिकली उसको एक्वायर करेगा। तो यहां से ये सारा पार्ट आपका खत्म हो गया। अब आते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पे। ठीक है, अब एवोल्यूशन किस रिस्पेक्ट में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बहुत तेजी से यहाँ पे चलूंगा क्योंकि यहाँ बहुत बताने वाली चीज नहीं। आप कंटिन्यूअसली सुन रहे हो ना मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो आप देखो, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में लिखा है अबाउट 2000 मिलियंस एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो पहला तो आपका यही बन गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स जो है लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ कब अर्थ पे अपीयर हुआ, दैट विल बी 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, the mechanism of how and non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranes envelope is not known। ये बोल रहे हैं कि कैसे एक जो है क्या कहते हैं नॉन सेलुलर मटेरियल से जो है माइक्रोमोलिक्यूल से एक सेलुलर सेल का डेवलप होना अभी नोन नहीं है। उसमें 2-3 थ्योरी हैं जो मैंने बताया था, एक कोसर वेट थ्योरी है, दूसरी आपकी माइक्रोस्फीयर जो सिडनी फॉक्स ने दिया। ठीक है, हालांकि दोनों में से दोनों कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी, बट समव्हाट आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो यही है, द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेन्स एनवेलप इज नॉट नोन। सम ऑफ दीस सेल्स हैड एन एबिलिटी टू रिलीज O2। कुछ सेल्स जब डेवलप हुई तो कुछ सेल्स के अंदर ये एबिलिटी आ गई कि वो बेसिकली O2 रिलीज कर सके। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। Slowly, single-celled organisms become multicellular life forms. By the time of 500 million years,
द इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। अब ये भी आपको लिखना पड़ना, अंडरलाइन करना पड़ेगा। जो इनवर्टिब्रेट का एवोल्यूशन है दैट इज 500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसके बाद जॉलिसिस फिशेस probably appeared around 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. We are told that the first organism that invaded land were plants. मतलब कि जो लैंड में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए वो कौन थे? They are not animals, they are plants. ठीक है, अंडरलाइन करो, आप अंडरलाइन करो इसको। ठीक है, fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. इसके बाद फिशेज आई। दिस वाज द 350 मिलियन ईयर्स एगो। इन 1938, अंडरलाइन करो इसको, इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी सिलेकैंथ व्हिच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। इसको भी आप अंडरलाइन करो कि 1938 में एक फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका में, क्या नाम था उसका? सिलेकैंथ। ठीक है, और उसको अभी आज के डेट पे माना जा रहा है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। These animals are called lobe fins, evolved into the first amphibian that live on both land and water. ठीक है, ये बेसिकली सिलाकैंथ क्या थे कि ये लोब फिन्स वाले एनिमल्स थे। ठीक है, लोब फिन्स वाले एनिमल थे जो बेसिकली किसमें? फर्स्ट एम्फीबियन में इवॉल्व हुए। ठीक है, और फर्स्ट एम्फीबियन का तो आप जानते ही हो कि वो बेसिकली वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। कोई स्पेसिमेन हमारे साथ नहीं है। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। मतलब जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे उनका कोई भी स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है। ठीक है, बट ये जो है एंसेस्टर थे मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स की। द एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स से आपको सब पता है। ठीक है, दे लैक थिक सेल्ड एग विद डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियस। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे एक्सिबिट्स। आपको आज के जो रेप्टाइल्स बने उनका सिर्फ मॉडर्न एनिमल्स पता है, उनके जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके बारे में आप नहीं जानते। द turtle, tortoise, crocodiles. In the next 200 million years or so, reptiles of different shapes and size dominated on Earth. ठीक है, कितने ईयर्स पहले डोमिनेट कर रहे थे? 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, जायंट फंड्स में कौन आते हैं? टेरिडोफाइट्स। ध्यान में रखना, जायंट फंड्स किसके हैं? टेरिडोफाइट्स। वर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी आता है, याद रखो, ये आ सकता है कि जो कोल्ड डिपोजिशन है वो किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं? तो वो जायंट फॉर्म थे जो टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, स्लोली ऑफ दीजली लैंड रेप्टाइल्स वर बैक इनटू वाटर एंड टू इवॉल्व इन फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कि कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो वापस वाटर में चले गए एडॉप्टेशन की वजह से। फिश लाइक रेप्टाइल्स जो है 200 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे इक्थियोसॉरस। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। लैंड रेप्टाइल्स कौन से थे? डायनासोर। द बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़ा कौन सा था? टायरेनोसोरस रेक्स। बच्चे अभी टाइम हो चुका है मुझे लग रहा है। डायनासोरस का नेम्स याद रखना पड़ेगा। बच्चे जो चीज यहाँ एनसीईआरटी में लिखी हुई है मैं तो यही बोलूंगा कि उनको एक कागज पे लिख लो बच्चे, या साइड में लिख लो और याद कर लो, क्योंकि देखो चांस कम है पर है चांस आने के। ये एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जिससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आता है, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि वो पुराना ट्रेंड तो चला गया ना कि केमिकल एवोल्यूशन से क्वेश्चन बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप रट लो तो अच्छा रहेगा, बाकी अगर बहुत पेन मत लो, नहीं रटा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिगर 7.10 में सर वो जो पीरियड से टाइम 7.10 7.10 ये तो मैं बाद में आने वाला था। इसको आपको देखो, फिगर तो नहीं पूछेगा आपसे, फिगर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिगर से
क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि कौन सा प्लांट, जैसे एंजियोस्पर्म सबसे डोमिनेटिंग, मतलब एंजियोस्पर्म की ओरिजिन कब हुई, उनका डोमिनेंस किस एरा पे था। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस किस एरा पे था, इस तरह से क्वेश्चन, ओरिजिन किस एरा पे हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। डायनासोर्स में कौन सा जो है डायनासोर्स कब आया, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। फिलहाल कई साल से ये देखा जा रहा है अल्टरनेट करके कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब सम हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जब मैं आऊंगा सेकंड हाफ में, तो आप लोग, अब आपकी क्लास कब है बेटा? तो 2 बजे से 2 बजे, 2 से 3:30। अभी मैं भी बच्चे बोलते बोलते बहुत थक गया हूँ, आवाज में हिम्मत नहीं पड़ रही है, और ये आपका टॉपिक ऐसे है कि मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ना है। ठीक है, तो आप भी रेस्ट करो या पढ़ो, मैं नहीं कर सकता, अभी अभी कंटिन्यूअसली हो गया। ओके ठीक है, तो ये आपका एवोल्यूशन, ये मान के चलो कि 5-10 मिनट का बच्चा है, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाऊंगा मैं, फूड स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा। तो 3-4 लेक्चर, 5 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इक्वालॉजी पार्ट को आप जो है बच्चे पढ़ते रहो, क्योंकि वहां पे मुझे बताने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मैं बताऊंगा, बट स्टिल आपको जो है क्या कहते हैं, अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।